एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी नोट्स है जिसमें हम जो कंप्लीट ज्योग्राफी है उसको हम कवर करेंगे, उसका पार्ट थर्ड। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज आई सजेस्ट कि आप पहले वाले दो पार्ट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप इस तीसरे पार्ट को कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको जो आगे की जो बातें डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो जिन्होंने पहले वो दोनों पार्ट देख चुके हैं तो वो इस वीडियो को बेझिझक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। बाकी के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे हम छोड़ देंगे। तो ये है इसका पार्ट 3। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप इस वीडियो या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे जितनी जो अपडेट्स है वो आपको रिसीव होती रहे, ताकि आपको आपकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका अगर आप सब्सक्राइब करते तो आप एक भी पैसा नहीं लगता। ओके, और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी नोट्स का पार्ट 3। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश चक्र के बारे में। देखिए, प्रकाश चक्र क्या होता है? प्रकाश चक्र कुछ भी नहीं है, ये मतलब एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका एक साइड जो प्रकाशित है और दूसरी साइड जो प्रकाशित भाग है, उन दोनों को बीच में ये काटती है, मतलब डिवाइड करती है दोनों को। उसको बोलते हैं प्रकाश चक्र या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, तो अब बात करते हैं पृथ्वी की गतियां के बारे में कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहली कौन सी है? रोटेशन यानी घूर्णन, दूसरी रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन के बारे में। देखिए, जितने भी जो दिन और रात बनते हैं दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है, रोटेशन और परिक्रमण में, कि जितने भी जो दिन और रात बनते हैं वो रोटेशन के कारण बनते हैं, घूर्णन के कारण। इसको हम परिभ्रमण भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमण। जो साल बनते हैं, जो वर्ष बनता है, ईयर बनता है, वो बनता है परिक्रमण के कारण, रिवोल्यूशन के कारण। और जो दिन और रात बनते हैं वो बनते हैं रोटेशन के कारण। ओके, हमें सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो हमेशा अपना जो अक्ष है उस पर वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की जो दिशा है उस साइड वो घूमती रहती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन या फिर परिभ्रमण भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे आप जो हमारी पृथ्वी है उसकी दैनिक गति भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं परिक्रमण के बारे में। देखिए, हम सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही घूमती है, उसके साथ साथ वो जो सूर्य है, सूर्य एक स्टार आपको पता है, उसके चारों ओर भी वो चक्कर लगाती रहती है, जिसको वो पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय वो लेती है। उसको बोलते हैं हम परिक्रमण या वार्षिक गति। जितने भी जो साल बनते हैं वो परिक्रमण गति के कारण बनते हैं। ओके, इसके अलावा एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी जो स्पीड होती है पृथ्वी के चक्कर लगाने की, वो लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपसौर। देखिए, उपसौर क्या होते हैं? इसका मतलब क्या है कि जब हमारी जो पृथ्वी होती है, जब वो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, उस स्थिति को बोलते हैं हम उपसौर। ये जब हर साल 3 जनवरी आती है तो 3 जनवरी के दिन हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और उस टाइम जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। ओके, ये बात हुई उपसौर की। अब बात करते हैं अपसौर की। अपसौर का मतलब ये है कि जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से जब सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तो उस कंडीशन या स्थिति को बोलते हैं हम अपसौर। ओके, हर साल जब 4 जुलाई आती है तो उस दिन हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है वो लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। यानी उपसौर तो बोलते हैं जब पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में जब कम से कम डिफरेंस हो उस कंडीशन में उपसौर, और जब सबसे ज्यादा डिफरेंस हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं हम अपसौर। अब बात करते हैं एप्साइड रेखा। एप्साइड लाइन क्या है? देखिए, ये जो उपसौरिक रेखा है, ठीक है,
और जो अपसरिक रेखा है, उन दोनों को जो मिलाते हैं, जो एक इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, तो वो रेखा जो सूर्य है हमारा, उसके बिल्कुल सेंटर से वो उस टाइम पास करती है, तो उसे ही बोलते हैं हम एप्साइड रेखा। ओके, तो अब बात करते हैं अक्षांश। देखिए, अक्षांश और देशांतर दो पॉइंट है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस अच्छी से समझ में आना चाहिए। ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये भी इसी के साथ आपको मैं समझा देता हूं। पहले इसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा विश्व है, एक ग्लोब मान लीजिए। जब आप ग्लोब देखते हो तो अभी इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, यहां से और यहां से। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये नॉर्थ, ये साउथ। ओके, तो इस साइड ये चारों दिशा हुई, ये ईस्ट हो गई और ये इस साइड वेस्ट हो गई। तो देखिए ये जो ग्लोब होता है, अगर आपने ग्लोब देखा तो इसमें इस तरह की लाइंस होती है, ठीक है, इस तरह होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और जो वर्टिकल होती है जैसे खड़ी वाली, उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। और जब वही 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ओके, तो ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हो गया, ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। ये मान लीजिए पूरा हमारा ग्लोब है, तो इस साइड ये ईस्ट, ये साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये जो ओरिजेंटल लाइंस है उसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती है वो टोटल 360 होती है, 180 इस साइड और 180 इस साइड। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, और वही 23.5 डिग्री जब दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। तो आई एम श्योर कि आपको आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी देशांतर रेखाएं और कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर आपको मैंने भी समझा दिया है। अब बात करते हैं कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आई एम श्योर आप इसके बारे में जानते हैं, सभी को पता है। इससे पहले आपको मैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। देखिए कर्क संक्रांति कब होती है, कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून यानी 21 जून को क्या होता है कि जो सूर्य है, ठीक है, वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, 90 डिग्री का वो एंगल उस टाइम बनाता है। तो उस समय, उस टाइम को बोलते हैं हम कर्क संक्रांति। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ओके, अब बात करते हैं मकर संक्रांति। देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है, जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। इस दिन जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा आपको मैं एक और नॉलेज के लिए बता दूं कि 23 सितंबर और 21 मार्च को जो पूरी पृथ्वी है उस पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, सोलर इलिप्स और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए दोनों जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इन दोनों का आपको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको मैं समझा देता हूं। सपोज कीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ओके, जब कभी जो चंद्रमा है वो सूर्य के बीच में, दोनों के बीच में आ जाता है, तो उस टाइम क्या है, हमें कुछ हिस्सा सूर्य का हमें दिखाई नहीं देता, वहां पर जो चंद्रमा उसकी छाया पड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण। और जब मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट आपको इनविजिबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कंप्लीट सूर्य ग्रहण नहीं होता, उसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण अगर हिंदी में बोले तो। लेकिन जब पूरा का पूरा सूर्य अगर कुछ मतलब एक मोमेंट होता है, कुछ क्षणों के लिए वो गायब हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और ऐसा हमेशा, मतलब कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या यानी जो न्यू मून होता है उसी दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये बात हुई सूर्य ग्रहण के बारे में। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। अब आप ये सोचिए, ये डायग्राम वाला तो क्या है, सूर्य है, ठीक है, और ये वाला चंद्रमा है। जब दोनों के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो उस टाइम बनता है चंद्र ग्रहण।
यानी चंद्र पर जो पृथ्वी है उसकी एक छाया पड़ जाती है, जिस कारण हमें उसका कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता। और ये हमेशा जो पूर्णिमा होती है, जो फुल मून, उसी दिन होता है चंद्र ग्रहण। आई एम श्योर कि आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता चल गया होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, ऐसा क्यों होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, ऐसा इनका रीजन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं समय का निर्धारण कि अभी 12 बजे हैं या 12:30 बजे हैं, 2 बजे हैं, इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आज इंडिया में रात के 12 बजे हैं तो किसी अलग कंट्री में उस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, तो दोनों को डिसाइड कैसे किया जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर आपको अभी मैं बता देता हूं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब एक देशांतर का डिफरेंस होता है, ठीक है, एक देशांतर का डिफरेंस होने पर कितने टाइम का अंतर हो जाता है, तो वो होता है हमेशा 4 मिनट का अंतर। हमें पता है हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके कारण क्या होता है कि जो ग्रीनविच है उससे अगर हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं तो जितना हम प्रत्येक देशांतर, मतलब अगर एवरी देशांतर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हर हर मोमेंट पर हमारा जो टाइम है वो 4 मिनट बढ़ता जाता है। और मतलब पश्चिम तक जैसे हम जाते रहते हैं उस टाइम जो प्रत्येक देशांतर है, ठीक है, उस पर हमारा जो समय है वो 4 मिनट कम होता रहता है। मतलब कि जब आप पूर्व की साइड जाएंगे तब तो आपका जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब आप पश्चिम की साइड में जाएंगे तब आपका जो टाइम है, जो देशांतर है, वो 4 मिनट कम होता जाएगा। तो इसी तरह से जैसे ग्लोब घूमता है, हमारी पृथ्वी घूमती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री में जो टाइम है उसका हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कितने बजे हैं, कौन सी कंट्री में कितने बजे हैं, इंडिया में कितने बजे हैं, यूएसए में कितने बजे हैं। वो सारे इसी प्रोसीजर पर डिपेंड होते हैं कि जब वो पश्चिम की साइड जाता है तब टाइम बढ़ता जाता है 4 मिनट, और तब जब पूर्व की तरफ जाता है तब वो 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है, हर देशांतर पर। और जब वही पश्चिम की साइड जाए तो वो 4 मिनट कम होता रहता है एवरी देशांतर। तो अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए 180 डिग्री जो देशांतर है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सिर्फ आप यही जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो इसका जो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 180 डिग्री देशांतर। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि इस रेखा के जो दोनों साइड होती है, दोनों साइड में जो डेट होती है, उन दोनों डेट यानी जो तिथि होती है उसमें एक दिन का यानी 24 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर आप ग्रीनविच जो देशांतर है उससे, तो जैसे कि ग्रीनविच देशांतर है तथा जो 180 डिग्री देशांतर है, दोनों के बीच में 24 घंटे का डिफरेंस यानी एक दिन का अंतर हो गया। यानी कि अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको 12 घंटे की समय लगता है। यानी कि अगर ये जो टाइम आपको 12 घंटे लगे हैं, ये जो ग्रीनविच समय है उससे 12 घंटे आगे होता है। वैसे अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर आप पश्चिम की ओर जाते हो तो आपको जो ग्रीनविच समय है उससे 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण होता है कि कहीं पर तो रात के 12 बजे होते हैं तो वही टाइम उसी वक्त किसी दूसरी कंट्री में सुबह के दोपहर के 12 बजे होते हैं। ओके ओके, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर है, उस रेखा के दोनों साइड मतलब 24 घंटे का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व के अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको जो ग्रीनविच टाइम है उससे 12 घंटे आपको ज्यादा लगते हैं, उससे आप 12 घंटे आगे होते हो। वैसे अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर आप पश्चिम की ओर जाओगे तो आप ग्रीनविच जो टाइम है उससे आपको 12 घंटे आप उस टाइम पीछे होते हो। ओके, तो बस दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। एग्जाम में सिर्फ यही आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका वैल्यू कितनी है, तो वो होती है 180 डिग्री देशांतर। अब बात करते हैं समय जोन और जो मानक समय उसके बारे में। देखिए जो पूरा वर्ल्ड है उसको टोटल 24 जो टाइम जोन है उसमें डिवाइड किया गया है, और एक जोन है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। और इनका किस बेसिस पर इसको अलग अलग जोनों में बांटा गया है, तो वो क्या है, जो जितना जो समय है, ठीक है, और जितने जो जोन है उनको जो ग्रीनविच मीन टाइम है और जो मानक समय है उनमें 1 घंटे के डिफरेंस के आधार पर इनको अलग अलग जोनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि समय जोन कितने हैं टोटल पूरे वर्ल्ड में, वो है 24, और एक जोन होता है 15 डिग्री के बराबर। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है।
तो ये था हमारा जो कंप्लीट ज्योग्राफी नोट्स है उसका पार्ट 4। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सभी का आपको रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून विद अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बेस्ट ऑफ लक।